हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6 और 7 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 8 का ज्योग्राफी हो चुका है। आज है चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, देखो आप ना अभी अगर देखते होंगे 100, आप थॉट कर सकते हो कि कैसे 100 ईयर्स पहले चिल्ड्रन लिव करते थे। गर्ल्स ना मिडिल क्लासेस के गो टू फैमिली। आज तो मिडिल क्लास की लड़कियां घर जाती है स्कूल, ठीक है, और फिर वो भी स्टडी करती है बॉयज़ के साथ, वो ग्रो करती है और फिर उनके बाद वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी जाती है एंड फिर उसके बाद जॉब भी लेती है उसके बाद, ठीक है। After have they adult before they legally married, and according to law they can marry anyone they like from the caste and community, and widow can remarry too। और उसके बाद ना उसके बाद वो शादी अगर करना चाहती है जिससे भी चाहती है, कोई भी कास्ट क्रीड का हो वो उससे शादी, कम्युनिटी का उससे शादी कर सकती है। और वो जो विडो होती है वो भी रीमैरी कर सकती है। जो वोमेन होती है वो ना कैन वो ना वोमेन मैन की भांति वोट भी दे सकती है और इलेक्शन में भी खड़ी हो सकती है। और ये ना इंजॉय किया जाता है, राइट नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल। ये राइट ना एक्चुअली इंजॉय नहीं किए जाते हैं सबके द्वारा। पुअर पीपल जो है उनको एक्सेस नहीं है एजुकेशन का। उनके फैमिली, मैनी फैमिलीज एंड कुछ जो फैमिलीज होते हैं वो अभी भी ना गर्ल्स को प्रिफर नहीं करते हैं, वो चूज देयर हस्बैंड, ठीक है। 200 years ago things were very different. Most children were married off at an early age। जब बताया जा रहा है कि 200 ईयर्स पहले ना बहुत सारा चीज़ ना डिफरेंट था, ठीक है। लड़कियां को ना बहुत ज़्यादा ही छोटे उम्र में शादी करवा दिया जाता था। हिंदू मुस्लिम का जो मैन होता था वो मोर देन वन वाइफ और एक से अधिक वाइफ वो रखते थे, ठीक है। In some parts of the country, widows are praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband। तो ना उनको ना बहुत ज़्यादा सराहना के तौर पे बोला जाता था कि अगर वो अपने पति के साथ जल जाती थी, मतलब सती परफॉर्म करती थी, तो वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वेयर कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस वुमेन। तो ना ये औरत या तो खुद से जाती थी या फिर उसको फोर्सली उनको भेजा जाता था तो उसको सती बोला जाता था। वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी वे आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, और उनको ना राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं था, ठीक है। बिसाइड मोस्ट वुमेन्स हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, और उनके पास एजुकेशन का भी कोई एक्सेस नहीं था। देखो बहुत ज़्यादा पार्ट जो कंट्री के थे ना वो बिलीव करते थे कि वुमेन वॉज एजुकेटेड सी वुड बिकम अ विडो। अगर वो वुमेन एजुकेटेड होगी तो उनको ना विडो हो जाएगी, तो वो विडो हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये सती पेंटेड बाय बल्थजर सॉल्विन 1813 में, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, इसमें पिक्चर में सती पेंट किया गया है यूरोपियन आर्टिस्ट के द्वारा जो इंडिया में आए थे। और प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एविडेंस ऑफ बार्बिज्म ऑफ द ईस्ट। देखो कैसे किया जाता था कि पति के साथ उनको भी जला दिया जाता था, ठीक है। डिफरेंस जो होता था मैन और वुमेन के बीच में नॉट वंस इन सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी में नहीं है, रीजन में पीपुल ना डिवाइड करते थे लाइन ऑफ कास्ट के तौर पे। ब्राह्मण क्षत्रिय कंसिडर होते थे, अपने आप को ऊपर कास्ट बोलते थे। और अदर जो होते थे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स ऑफ्टन रेफर टू एज वेश्यास वेयर प्लेस्ड आफ्टर देम, उनके बाद रखे जाते थे, ठीक है। देन कैम पीजेंट एंड आर्टिसन सच एज वीवर एंड पॉटर्स रेफर्ड एज टू एज शूद्रास, और उसके बाद होते थे शूद्रास, ठीक है, जो वीवर और का पोटर होते थे। फिर लो स्ट्रेन में होते थे लेबर जो अपने आप को न सिटीज वो न पॉल्यूटिंग बोला जाता था उनको, ठीक है, जो सबसे नीचे होते थे। और फिर इनको ना कास्ट स्टेटस भी नहीं मिला था और उनको अनटचेबल कहा जाता था, ठीक है। और फिर जो अपर कास्ट होते थे वो ना अपर कास्ट बाथेड, और वो ना दे वे सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग, और उनको ना इंफीरियर माना जाता था, ठीक है, ये जो अनटचेबल होते थे। ओवर द 19th and 20th century many of these norms and perceptions slowly change। let us see how this happened। तो बताया जाए कि 19th और 20th सेंचुरी में नहीं ये सब नॉर्म्स खत्म हो रहा था, तो कैसे हो रहा था इसके बारे में हम सब देखते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, जब अर्ली 19th सेंचुरी आया तो फिर डिबेट और डिस्कशन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। सोशल कस्टम और प्रैक्टिस जो न्यू कैरेक्टर वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन था, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब बुक आया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेफलेट्स और फिर पैम्पलेट्स आया, वो प्रिंट होने लगा, ठीक है। वो ना फार चीपर थे, मोर एसेसिएबल थे मैन्युस्क्रिप्ट के
तौर पे, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसके बारे में आप सब क्लास 7 में पढ़े हैं। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल वुड रीड दिस एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन ओन लैंग्वेज। और इसमें ना ऑर्डिनरी पीपल इसको पढ़ भी सकते थे और अगर उनको कोई आइडिया अपना देना होता था तो वो भी दे सकते थे, ठीक है। और जो ये काइंड ऑफ इशूज था ना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियंस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन। और वो डिबेटेड और डिस्कस किए जाते थे मैंस के द्वारा, समटाइम्स बाय वोमेन एज वेल इन द न्यू सिटीज, और कभी कभी ना वोमेन्स के द्वारा भी न्यू सिटीज में। द डिस्कशन कुड रीच आउट एट अ वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। और ये ना वाइडर पब्लिक के पास और फिर लिंक हो सकते थे वे सोशल चेंज को लेके भी, ठीक है। दिस डिबेट्स वेर ऑफ्टन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स। और ये ना डिबेट्स किसके द्वारा इनिशिएट किए जाते थे? इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा या रिफॉर्म ग्रुप के द्वारा। उन्हीं में एक थे राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833। वो ना फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के, जिसको ना आफ्टर ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता, लेटर पहले ब्रह्मो सभा था इसको, जो अभी ब्रह्मो समाज कलकत्ता में है, ठीक है। पीपुल सच एज राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब एज रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वेयर नेसेसरी इन सोसाइटी। उनको लगता था कि चेंज ना होना सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उनको रिफॉर्मर कहा जाता था। और वो जो अनजस्ट प्रैक्टिस होते थे ना, उसको वो खत्म करना चाहते थे। वो सोचते थे कि बेस्ट वे इंश्योर किया जाना चाहिए चेंज को लेके, परसुएडिंग पीपुल टू गिव ओल्ड प्रैक्टिस एंड अडॉप्ट न्यू वे ऑफ लाइफ की, मतलब वो सब ना पीछे के जो भी चीज है उनको छोड़ दे और आगे न्यू वे ऑफ लाइफ को जिए, ठीक है। राम मोहन रॉय ना was need to spread the knowledge of western education in the country and bring about greater freedom and equality for women। वो चाहते थे कि ना वेस्टर्न एजुकेशन से सब अवगत हो और फिर ना सबको फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में पता चले, वुमेन को भी, ठीक है। और फिर वो रॉट करते थे कि ना वुमेन ना फोर्स टू बियर बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, कन्फाइंड एट होम एंड किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड। वो ये भी लिखे थे कि ना वुमेन को ना बर्डन दे दिया इतना डोमेस्टिक वर्क का कि ना वो कन्फाइन हो जाती है होम और किचन तक ही, और मूव आउट नहीं कर पाती और एजुकेटेड नहीं बन पाती है। चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज, राजा राम मोहन रॉय है, ये देखो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय है 1833 में। चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज, अब विडोज का लाइफ कैसे चेंज हुआ? राम मोहन रॉय ने पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइफ, दे बिगन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो ना वो जो देखते थे ना ये चीज, वो औरतों के खिलाफ बहुत ज्यादा सक्रिय थे, और वो देखिए जब औरत को फेस करिए इतना प्रॉब्लम, तो वो ना कैंपेन स्टार्ट किए प्रैक्टिस ऑफ सती के अगेंस्ट, ठीक है। राम मोहन रॉय ना वेल वर्स दिस संस्कृत में, पर्शियन में और अदर लैंग्वेज भी जो इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज थे उनमें भी। और ना वो क्या कर रहे थे, अपना शो कर रहे थे उनका राइटिंग प्रैक्टिस, जो विडो बर्निंग का जो प्रैक्टिस था एंशिएंट टेक्स्ट में, ठीक है। By the early 19th century, as you read in chapter 6, many British official has also began to criticize Indian tradition and custom। और early 19th century में जैसे आप chapter 6 में पढ़े हैं कि criticize करने लगे थे ब्रिटिश खुद इंडियन कस्टम और ट्रेडिशन को। फिर ना उसके बाद willingly listen to राम मोहन रॉय, वो ना रेप्यूटेड लर्नर थे उस टाइम के, ठीक है, और वो ना उनका सुनते थे, ठीक है। इन 1829 सती वॉज बैंड, और 1829 में सती बैंड हो गया था। स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया गया था राम मोहन रॉय द्वारा, यूज किया गया था लेटर रिफॉर्मर्स द्वारा भी। जो स्ट्रेटेजी राम मोहन रॉय यूज किए थे वो ना लेटर रिफॉर्मर भी ना आगे जाके यूज किए थे, ठीक है। व्हेनेवर दे विश टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल, दे ट्राइड टू फाइंड अ वर्ड्स और सेंटेंस इन द एंशिएंट स्क्रिप्ट टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी वो चाहते थे ना कि ये सब चीज के इस टाइप का कोई प्रैक्टिस या कुछ को खत्म किया जाए, तो वो देखते थे कि उनका जो भी सोचना है कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट में मिल जाए तो वो ना उस पॉइंट को फिर दिखाएंगे, ठीक है। Then they suggested that the practice as it existed at present was against early tradition। और जो चीज अभी दिख रहा है, जो चीज हम सब परफॉर्म कर रहे हैं, अगर एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा दिख गया कि ये गलत है, तो हम सब किसी को भी बता सकते हैं कि जो चीज हम सब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट भी ऐसा नहीं बताता है। हुक स्विमिंग फेस्टिवल, देखो इसमें क्या होता है, ये पॉपुलर फेस्टिवल था डिवोटी का, जिसमें पर्टिकुलर सफरिंग एज पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप, सफर किया जाता था रिचुअल वर्शिप के तौर पे, ठीक है। इसमें हुक में न प्रिस्क्राइब किया जाता था स्किन को, और फिर एज अ वेल की तरह, ठीक है। इन द अर्ली 19th century when European officials began criticizing Indian custom and rituals as barbaric, this was one of the ritual that came under attack। और ये जब क्रिटिसाइज करने लगे थे ये सब चीज को यूरोपियन, तो उसमें से एक ये भी था कि इस टाइप से हैंग करके जो किया जाता था रिचुअल प्रैक्टिस, वो भी गलत बताया जाता है। देखो
उसके बाद ना फिर बताया जा रहा है फॉर वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल। राम मोहन रॉय का जो पब्लिश किया गया था पैम्पलेट उसके बारे में है। यहाँ पे देखो रिटर्न किए हैं डायलॉग के और एडवोकेट क्रिटिक्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को लेकर। हियर इज वन सच डायलॉग्स ऑन सती। देखो डायलॉग जो वो सती पे दिए हैं उनके बारे में, ठीक है। एडवोकेट ऑफ सती, वोमेन आर बाय नेचर इन ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग। बताया जा रहा है कि वोमेन ना नेचर से इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग की होती है, विदाउट रेजोल्यूशन के, और अनवर्दी होती है ट्रस्ट के। ये मैनी ऑफ देम, उनको डेट किया जाना चाहिए उनके हस्बैंड के साथ, और फिर कंपाइन देम बट रिमूव एनी एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइपिंग एस्केप द ब्लेजिंग फायर। इन बर्निंग देम वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, और उनको न बांध दिया जाता था उसके साथ, ठीक है। Opponent of Sati, when did you even afford them a fair opportunity of exhibiting देयर नेचुरल कैपेसिटी? जब भी तो देखो ये बोलते थे कि उनको ऐसे कर दिया जाना चाहिए। ये उसके जो सती के इसमें थे, सती के सपोर्ट में थे, वो ऐसा बोले, ठीक है। सती के अपोनेंट में जो थे वो बोले कि वोमेन को अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तो वो भी नेचुरल कैपेसिटी से अपना सब कुछ बिल्ड कर सकती है, और आप उसको एक्यूज नहीं कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ उनके, ठीक है। इफ आफ्टर इंस्ट्रक्शन इन नॉलेज एंड विजडम अ पर्सन कैन नॉट कंपेयर्ड और रिटेन व्हाट हैज बीन टॉट हिम, वी मे कंसिडर हिम as deficient, but if we do not educate women how can we see them as inferior? और बताया जा रहा है कि अगर हम सब उनको टीच ही नहीं करेंगे, उनको एजुकेट ही नहीं करेंगे, तो कैसे हम उनको इंफीरियर बता सकते हैं अनएजुकेटेड को, ठीक है। आप उनको पढ़ने ही नहीं देना चाहते हो, फिर बोल रहे हो कि आपका वो इंफीरियर है, क्योंकि आप उनको आगे बढ़ना देने नहीं चाहते और उसको फिर बोलते हो कि आप पीछे है, तो वो पीछे रहेगी ही। इस चीज पे बोला गया, ठीक है। फिर वन फेमस रिफॉर्मर और भी हैं, एक जो मोस्ट फेमस ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो ना एंशियंट टेक्स्ट में सजेस्ट करते थे विडोज कुड रीमैरी, जिसमें वो देखे थे कि विडो को ना फिर से रीमैरी हो सकता है, और इसका जो सजेशन था एडॉप्ट किया गया था ब्रिटिश ऑफिशियल द्वारा और पास किया गया था 1856 में, परमिटिंग विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। दोज हु वेयर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो अपोज विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम, और जो अपोज कर रहे थे इस चीज को कि ना विडो को रीमैरिज नहीं किया, कुछ जो ना ये चाहते थे कि ना विडो रीमैरिज नहीं, वो विद्यासागर को अपोज भी किए थे और उनको बॉयकॉट भी किए थे, ठीक है। सेकेंड हाफ जब 19th सेंचुरी का आया था तो मूवमेंट फेवर हो गया था विडो रीमैरिज को लेकर और स्प्रेड कर गया था बहुत सारे पार्ट में कंट्री का, ठीक है। तेलुगु स्पीकिंग एरिया में जहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी में वेरीसिलिंगम पट्टलू फॉर्म किए थे एसोसिएशन विडो रीमैरिज का, और फिर वहीं पे सेम टाइम में ना यंग इंटेलेक्चुअल और रिफॉर्मर जो थे बम्बई के, वो प्लीज किए थे देमसेल्फ वर्किंग फॉर द सेम कॉज, और उनको भी ना सेम कॉज के लिए वर्क किया जाना चाहिए, ठीक है। इन नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और वो नॉर्थ में तो आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेबलाइज किए थे, वो खुद सपोर्ट कर रहे थे वो विडो रीमैरिज को, ठीक है। नंबर ऑफ विडो एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो, तो इसमें ना पर भी ना जो वुमेन का जो रीबर्थ कर रही थी, रीमैरिज कर रही थी, वो बहुत कम ही था। दोज हु मैरिड वेर नॉट इजली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, और जो कंजर्वेटिव थे ना वो उनको अपोज कर रहे थे और ये चीज को मान भी नहीं रहे थे, और जो उनको सोसाइटी में उतना इज्जत नहीं मिल रहा था जो विडो मैरिज कर रही थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये देखो पिक्चर है, ठीक है। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज का फाउंडर थे 1857 में, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे ताकि हिंदू को रिफॉर्म किया जा सके, ठीक है। गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल, मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, और कुछ जब गर्ल्स स्कूल जाना स्टार्ट की तो कुछ और जो रिफॉर्मर्स थे उनका ये मानना था कि अगर गर्ल्स स्कूल जाएगी ना तो फिर उनका कंडीशन में सुधार आएगा। विद्यासागर जो कलकत्ता के थे और अदर जो रिफॉर्मर थे बॉम्बे के, वो ना स्कूल सेटअप किए थे गर्ल्स के लिए, और फर्स्ट स्कूल जो ओपन किया गया था मिड 19th सेंचुरी में, पीपुल अफोर्ड नहीं कर रहे थे, नहीं वो ना पीपुल ना बहुत ज्यादा डरे हुए थे उससे, ठीक है। और वो फियर थे कि उनके अपनी लड़कियों को घर से ना स्कूल भेजने के लिए, और फिर ना उनको डोमेस्टिक ड्यूटीज से उनको ये करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, पर गर्ल्स ना गई स्कूल, ठीक है। मैनी पीपुल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, और वो सब सोच रहे थे कि गर्ल्स को पब्लिक स्पेस पे नहीं जाना चाहिए, उनको ना करप्ट, वो सोच रहे थे कि हम सबके साथ ये गलत हो रहा है अगर गर्ल्स पब्लिक प्लेसेस पे जाएगी, ठीक है।
Therefore, thought the 19th century most educated women were taught at home by liberal father और husband. और जो liberal father और husband होते थे ना, वो खुद इनको घर पे पढ़ाते थे, ठीक है, और ना उनको मतलब स्कूल नहीं जाने देते थे. Sometimes women taught themselves और कभी कभी ना women खुद को भी सिखाती थी उन सबको भी, ठीक है. Do you remember what you have read about राजसुंदरी देवी in your book Social and Political Life last year? और आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप जो पॉलिटी का बुक पढ़े थे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में राजसुंदरी देवी के बारे में, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ना सीक्रेटली कैसे पढ़ती थी, रीड राइट सीखी थी फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स में नाइट में, ठीक है. ये है विद्यासागर. In later part of century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyoti Rao Phule in Maharashtra. ज्योति राव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में और आर्य समाज के द्वारा पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खुला था, ठीक है. जो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम थे हाउस होल्ड, वो ना नॉर्थ इंडिया में वोमेन लर्न टू रीड इन कोरन इन अरेबिक. उनको ना कोरन इन अरेबिक में सिखाया जा रहा था. वो टॉट कर रहे थे वोमेन को होम टू टीच, हु कैम होम टू टीच, उनको पढ़ाने के लिए आ रहे थे. सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कोरन टू आर्ग्यू फॉर वोमेन एजुकेशन. और कुछ जो रिफॉर्मर थी वो मुमताज अली, वो ना इस चीज को इंटरप्रेट की और बताई वोमेन एजुकेशन के बारे में. फर्स्ट उर्दू नॉवल जो था वो बिगेन हुआ राइट करना लेट 19th सेंचुरी में. अमॉन्ग्स अदर थिंग्स दिस वेयर मीन टू इनकरेज वोमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड. और इसका यही एक महत्वपूर्ण जो काम था, इसका जो उद्देश्य था ये था कि ना वोमेन ना नॉर्मल लैंग्वेज में वो चीज को पढ़ सके और समझ सके कि शिक्षा के बारे में, महत्व के बारे में, ठीक है. हिंदू महिला विद्यालय जो 1875 में है, देखो, when girls schools were set up in 19th century, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than that of for boys. The Hindu Mahila Vidyalaya was one of the first institution to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time. तो हिंदू जो ये था ना हिंदू महिला विद्यालय, वो ना ऐसा था कि जो उस टाइम में जैसे लड़कों को मिल रहा था शिक्षा, उसी टाइप से लड़कियों को भी मिल रहा था, ठीक है. सिर्फ एकमात्र यही था. वोमेन राइट अबाउट वोमेन, जो औरत खुद औरत के बारे में लिखी थी. अर्ली 20th सेंचुरी में ना मुस्लिम वोमेन ना बेगम ऑफ भोपाल जो प्लेड की थी नोटेबल रोल प्रमोटिंग एजुकेशन अमॉन्ग वोमेन, ठीक है. दे फाउंडेड, और वो ना फाउंड की थी प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में. अनदर रिमार्केबल वोमेन थी बेगम रोकिया सिखावत हुसैन, जो ना स्कूल मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में बनाई थी, ठीक है, स्टार्ट की थी, ठीक है. She was a fearless critic of conservative ideas, और वो ना fearless critics थी conservative ideas की, और argue कर रही थी religious leader of every faith accorded an inferior place to women. वो बता रही थी कि क्यों inferior place दिया जा रहा है women को, ठीक है. By the 80th century, Indian women began to enter universities, और 80 में Indian women जो थी universities अब जाने लगी थी. जो कुछ ट्रेन हो रही थी डॉक्टर के रूप में, कुछ टीचर बन गई थी, और फिर वोमेन ने राइट करना स्टार्ट किया और पब्लिश करने लगी अपना क्रिटिकल व्यू प्लेस ऑफ वोमेन इन अ सोसाइटी, और सोसाइटी में कैसे वोमेन को देखा जा रहा है उसके बारे में, ठीक है. ताराबाई सिंधे अ वोमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना. और ताराबाई सिंधे जो थी वो जो घर पे ही पढ़ी थी पूना में, वो पब्लिश की थी एक बुक स्त्री पुरुष तुलना. इसमें कंपैरिजन बताई थी वोमेन और मैन का, और क्रिटिसाइज की थी सोशल डिफरेंस के बिटवीन मैन और वोमेन का वोमेन डोमिनेटेड सोसाइटी को लेके, ठीक है. पंडिता रमाबाई जो थी वो ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की, और फेल्ट करे थी कि हिंदुइज्म में ना ऑपरेसिव है वोमेन को लेके, और बुक भी रॉट की थी मिसरेबल लाइफ का जो अपर कास्ट के हिंदू वोमेन का, ठीक है. शी फाउंडेड अ विडो होम एट पुणे टू प्रोवाइड shelter to widow who had been treated badly by her husband relatives. और वो ना पूना में घर भी बनाई थी वो विडोज के लिए, जिसमें ना वो सब विडो के लिए जो जिनका ना फैमिली, जो उनके हस्बैंड का फैमिली उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता है, वो ना ट्रेन कर रही थी सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिकली उनको, ठीक है. नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स. इसमें क्या था, ये ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ लड़ना था. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that would corrupt Hindu culture and erode family values. और कुछ तो सोच रहे थे कि वो हिंदूज वोमेन जो है ना वो ना वेस्टर्न आइडियाज को अपना रही है, जिससे क्या होगा हिंदू कल्चर खत्म हो जाएगा और उनका फैमिली वैल्यू भी खत्म हो जाएगा. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वी आर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस. और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो भी इस चीज को लेके खिलाफ थे, ठीक है.
ये पंडिता रमाबाई, ठीक है। एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वुमेन देमसेल्फ वेयर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स, और वुमेन ने खुद ही ना 19th सेंचुरी में अपने लिए वर्क कर रही थी रिफॉर्म्स के लिए, और वो बुक लिख रही थी, एडिटेड कर रही थी मैगजीन्स में, फाउंड कर रही थी स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर, वुमेन एसोसिएशन बना रही थी। अर्ली 20th सेंचुरी में ना वो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप भी पुश की थी लॉ फॉर वुमेन के लिए बनाने के लिए, राइट टू वोट, और फिर बेटर हेल्थ केयर के लिए और एजुकेशन फॉर वुमेन के लिए भी, और उनमें ना कुछ ज्वाइन की थी नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट को भी 1920 सेंचुरी में, ठीक है। 20th सेंचुरी में लीडर्स जो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ना सपोर्ट कर रहे थे ये डिमांड को, इक्वालिटी और फ्रीडम फॉर वुमेन के ये, ठीक है। और नेशनलिस्ट लीडर जो थे प्रॉमिस कर रहे थे कि फुल करेंगे सफरेज फॉर ऑल वुमेन और मैन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो मैन और वुमेन सबको एक जैसा ही अधिकार मिलेगा, ठीक है, इस चीज का, ठीक है। So, however, till then they asked women to concentrate on anti-British struggle, और वो बोल रहे थे कि कंसंट्रेट करने के लिए वुमेन को एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल को लेके। देखो लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के बारे में जब ग्रोथ होता है ना कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का राइटिंग की जब इश्यूज के बारे में, तो वो एक मोमेंटम था जब गेन स्ट्रेंथ किया, तो पीपुल ना चैलेंज करने लगे अदर जो स्टेबलाइज जो कस्टम थे जैसे कि चाइल्ड मैरिज को भी, ठीक है। जब नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक प्रिवेंटिव चाइल्ड मैरिज, और वो ना लॉ बनाने लगे थे चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, ठीक है। 1929 में चाइल्ड मैरिज के रिस्ट्रेंट के खिलाफ ना बिल पास हुआ था, ठीक है, रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था, और फिर बिटर डिबेट और स्ट्रगल के, और अर्लियर लॉज हैड बीन सीन। अकॉर्डिंग टू द एक्ट नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी। तो इसमें ये बताया गया था कि जो भी लड़के होंगे 18 साल से कम और लड़की जो 16 साल से कम वो शादी नहीं करेंगे। सब्सिक्वेंटली दिस लिमिट वाज रेज्ड 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन, और ये बढ़ता गया 21 मैन के लिए हो गया और 18 वुमेन के लिए हो गया। देखो ये 8 एज की, ये इनका एज ना 8 है, 8 में बनी है, 8 साल की बच्ची है जिनका शादी हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ चाइल्ड ब्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। डिड यू नो इवन टुडे ओवर 20% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18। और आप जानते हो कि यहाँ पे अभी भी इंडिया में ना 20% जो वुमेन है ना वो अभी भी ना जो लड़कियां बच्ची वो ना 18 साल से कम एज में ही शादी उनका करवा दिया जाता है, ठीक है। कास्ट और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में है, ठीक है। सम ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव सीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज, कुछ ना कास्ट इनइक्वालिटी को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेट किए थे ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, क्रिटिकल थे वो, दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, जो क्रिटिकल था कास्ट के लेके, ठीक है। प्रार्थना समाज ना अध्ययन किए थे कि ना भक्ति को लेके और स्पिरिचुअल इक्वालिटी को लेके, हर कास्ट को लेके बोल रहे थे कि हर कास्ट को ना स्पिरिचुअलिटी और भक्ति करने का पूरा फ्रीडम होना चाहिए। बम्बई में ना परमाहंस मंडली जो फाउंड किया गया था 1840 में, वो एबोलाइजेशन कर रहे थे कास्ट का, ठीक है, वर्क कर रहे थे एबोलाइज करने के लिए कास्ट को। और इसमें से कुछ रिफॉर्मर्स जो थे मेंबर ऑफ रिफॉर्मर्स एसोसिएशन वेयर पीपुल ऑफ अपर कास्ट, और इसमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपर कास्ट के थे। ऑफ्टन इन सीक्रेट मीटिंग दिस रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टोबैकोस एंड फूड एंड टच इन एन एफर्ट टू गेट रीड ऑफ द होल्ड एंड कास्ट प्रेजुडिस इन देयर लाइफ। तो इससे ना वो क्या कर रहे थे कि ना जो वो नहीं अनटचेबल होते थे उनके साथ भी खा रहे थे, फूड टच कर रहे थे, ताकि ना ये सब चीज को वो खत्म कर सके। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर इन द कास्ट ऑफ सोशल ऑर्डर, और वो भी बोल रहे थे कि कुछ ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि कास्ट जो सोशल ऑर्डर में है वो इनजस्टिस प्रोवाइड करता है। 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन किए स्कूल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। दिस चिल्ड्रन वेयर दस इक्विपाइड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड, और उसके बाद उनको कुछ रिसोर्स मिला था जिस वजह से वो ना अपने वे को बना सकती थी, अपना ना खुद के लिए कुछ कर सकती थी, रिसोर्स वो चेंजिंग वर्ल्ड के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग विद देयर विलेज टू टुक फॉर जॉब्स दैट वेर ओपनिंग अप इन द सिटीज, और फिर ना इसी समय में ना पुअर भी ना अपना लिविंग देयर विलेज और उनको अपना विलेज को छोड़ के ना वो जॉब्स की तलाश में सिटीज में जाने लगे थे, ठीक है, जो सिटी खुला था। और फैक्ट्री जब बना था, जॉब्स आया था म्युनिसिपैलिटीज में। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड, ड्रेन हैड टू बी डग, रोड लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन। तो इसमें ना नया काम आया था, जैसे कि ड्रेन को डग करना होता था, रोड लेड करना होता था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होता था और सिटी को क्लीन बनाना होता था। तो ना इसके लिए कुली, डिगर और करियर, ब्रिक लेयर, सीवेज क्लीनर, स्वीपर,
पेलेंक्विन, बेरियर, रिक्शा पुलर, इन सब का जरूरत होता था। और ये लेबर कहाँ से आए थे? ये पुअर थे, जो विलेज और स्मॉल टाउन के थे, वो आए थे लो कास्ट के, और बिगेन मूविंग द सिटीज व्हेन देयर अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। और वो ना सिटीज आ गए थे जब उनको न्यू डिमांड ऑफ लेबर था, ठीक है। और some also went to work in plantation in और कुछ कुछ ना प्लांटेशन वर्क के लिए असम, मैच्योरिटीज, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया भी गए थे। और फिर कुछ न्यू लोकेशन में was often very hard वर्क इन, जो न्यू लोकेशन में वर्क करना था ना वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता था। बट द पुअर, द पीपुल फ्रॉम लो कास्ट सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ऑनर एक्सरसाइज्ड ओवर देयर लाइव्स एंड डेली ह्यूमिलिएशन दैट दे सफर। तो पर उनके लिए ना एक यही मौका था कि उनको लग रहा था कि जो अपर कास्ट के उनके साथ जो लैंड ऑनर करते हैं जिस हिसाब से ह्यूमिलिएशन बिहेवियर, उनसे बेहतर ही है ये काम को करना, ठीक है। देखो ये कुली शिप है 19th सेंचुरी का। इस कुली शिप में ना जॉन एलिन था नाम, और इसमें कैरी किए गए थे इंडियन लेबर को मैच्योरिटीज ले जाने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। लेबर और ये जो थे वो लो कास्ट के थे। Who could produce shoes? लेदर वर्कर जो होते थे ना वो ट्रेडिशनली ना कंटेम करते थे कि ना वो डीड एनिमल का जो सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग, उनको ना डीड एनिमल डर्टी और पॉल्यूटिंग माना जाता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। हाउएवर दे वेयर अ ह्यूज डिमांड ऑफ शूज फॉर द आर्मी, जो ह्यूज डिमांड हो गया था शूज के लिए क्योंकि आर्मी को जरूरत था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। तो कास्ट प्रेजुडाइज के अगेंस्ट लेदर वर्क मीन्स दैट ओनली द ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स एंड शू मेकर वर रेडी टू सप्लाई आर्मी शूज। और कास्ट प्रेजुडाइज को अलग अगेंस्ट हटा के ये ना लेदर वर्कर जो थे वो ना बना रहे थे, शू मेकर जो थे वो सप्लाई कर रहे थे आर्मी को शूज, सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस एंड गेन इम्प्रेसिव प्रॉफिट, ताकि वो ना हाई प्राइसेस ले सके और इम्प्रेसिव प्रॉफिट भी अर्न कर सके। देखो मेडिगास जो शू मेकिंग होते हैं 19th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश का है ये। मेडिगास ना इम्पोर्टेंट अनटचेबल कास्ट थे प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में। दे वेयर एक्सपर्ट्स एट क्लीनिंग हाइट्स, ट्रेनिंग दैम फॉर यूज एंड स्विंग सैंडल्स। और ये सब किस किस के लिए काम के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है? क्लीनिंग हाइट्स के लिए, ट्रेनिंग दैम फॉर यूज के लिए और स्विंग सैंडल्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद ना अदर जॉब्स भी थे, ठीक है, जैसे कि आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी अ नंबर ऑफ महर पीपुल हु वेर रिगार्डेड एज अनटचेबल फाउंड जॉब्स इन महर रेजिमेंट। और जो महर रेजिमेंट में ना आर्मी उनको जॉब दे रहा था, ठीक है, जो अनटचेबल थे उनको महर वाले में रेजिमेंट में रखा जा रहा था, उनको आर्मी बनाया जा रहा था। फादर जो थे B.R. अम्बेडकर के, वो ना लीडर थे दलित मूवमेंट के और टॉट किए थे एट एन आर्मी स्कूल, वो ना पढ़े हुए थे आर्मी स्कूल में, ठीक है। देखो डुब्लास जो गुजरात के कैरी करते हैं मैंगोज टू द मार्केट। डुब्लास लेबर थे अपर कास्ट के लैंड ओनर्स के और कल्टीवेट करते थे फील्ड में और वर्क करते थे वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स फॉर द लैंड लॉर्ड हाउस के लिए, ठीक है। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। जैसे ही सेकेंड हाफ और 19th सेंचुरी आया तो पीपुल जो थे वो नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे, वो ऑर्गेनाइज करने लगे मूवमेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ और डिमांड करने लगे सोशल इक्वालिटी और जस्टिस को लेके, ठीक है। बस उसी में सनातनी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सेंट्रल इंडिया में, वो फाउंड किए गए थे घासीदास द्वारा, जो वर्क किए थे लेदर वर्कर ग्रुप में वर्क करते थे और ऑर्गेनाइज किए थे मूवमेंट ताकि इम्प्रूव कर सके सोशल स्टेटस को, ठीक है। बस इन ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर थे मटुआ, वो सेट कर रहे थे वर्कर अमोंग चंडाला कल्टीवेटर, और वो भी ना वर्कर को बना रहे थे, अपना वर्क ग्रुप बना रहे थे चंडाला कल्टीवेटर का, ठीक है। हरिदास क्वेश्चन कर रहे थे ब्राह्मिकल टैक्स को जो सपोर्ट कर रहा था कास्ट सिस्टम को। इन द प्रेजेंट डे केरला अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियल ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपुल। और जो इजावा के गुरु थे, इजावा कास्ट के थे श्री नारायण गुरु, वो प्रोक्लेम कर रहे थे यूनिटी के लिए पीपुल का, उनके पीपुल के यूनिटी के लिए, और आर्ग्यू कर रहे थे कि ट्रीट करे पीपुल को इक्वली अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस, कि ना अगेंस्ट ये जो अनइक्वली किया जा रहा है ना कास्ट डिफरेंस के खिलाफ, उनके खिलाफ बोल रहे थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। और उनके हिसाब से क्या होता था कि सब ह्यूमन काइंड जो है वो सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनका फेमस स्टेटमेंट है कि ओरु जाति ओरु दिव्यम मनुष्यानम, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब कि एक ही कास्ट, एक ही रिलीजन और एक ही भगवान है सभी ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है।
All these sects were founded by leaders who came from non-Brahman caste and worked among them. और ये सब किनके द्वारा किया गया है? वही उन्हीं आदमियों के द्वारा किया गया है जो नॉन ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के साथ काम कर रहे थे, और फिर वो चेंज चाहते थे अपने हैबिट और प्रैक्टिस में, और प्रवोक कर रहे थे ये डोमिनेंट कास्ट वाले थिंग को, ठीक है। और दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट कास्ट, और उनके वो चाहते थे कि ना सेल्फ स्टीम का भावना आ सके सबऑर्डिनेट कास्ट में, ठीक है। गुलामगिरी देखो ये श्री नारायण गुरु। गुलामगिरी देखो, मोस्ट वोकल जो थे लो कास्ट के लीडर वो थे ज्योतिबा फुले, जो 1827 में बोर्न किए थे और स्टडी किए थे स्कूल में क्रिश्चियन मिशनरी का, और ग्रो अप किए थे और डेवलप किए थे आइडिया को इनजस्टिस कास्ट सोसाइटी के खिलाफ, ठीक है। और वो ना अटैक कर रहे थे ब्राह्मण्स पे और क्लेम कर रहे थे कि वो सब सुपीरियर सिंस दे वेयर आर्यंस, that they were superior to other, और वो बोल रहे थे कि जो they were Aryans, फुले argued that Aryans were foreigner, और वो बोल रहे थे कि आर्यन तो फॉरनर थे, हाँ वो आउटसाइड से आए थे सब कॉन्टिनेंट के, और फिर जो ट्रूथ चिल्ड्रन है इस कंट्री का वो तो वही सब है जो नॉन आर्यन है, ठीक है। एज द आर्यन स्टेबलाइज देयर डोमिनेंस दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इंफीरियर एज लो कास्ट, और जैसे ही वो ना अपना अस्तित्व आर्यन यहाँ पे बनाने लगे तो वो ना सबको लो कास्ट मानने लगे यहाँ के जो नेटिव थे। और जो according to the Phule, the upper caste has no right to their land and power. In reality, the land belong to indigenous people, the so-called low caste. और वो बताए थे कि जो अपर कास्ट खुद को बताते हैं उनका तो इस लैंड पे कोई अपना अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिजीनियस पीपुल का है जो सो कॉल्ड लो कास्ट है। ये है ज्योतिबा फुले, ठीक है। फुले क्लेम कर रहे थे कि ना आर्यन रूल, बिफोर आर्यन रूल के दे एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज वॉरियर पीजेंट टिल्ड द लैंड एंड रूल्ड मराठा कंट्री साइड इन जस्ट फेयर वेज। वो बताए थे कि उनके पहले जो था ना वो एग्जिस्ट कर रहा था गोल्डन एज जहाँ पे वॉरियर पीजेंट होते थे लैंड को लेके, और मराठा कंट्री साइड में ना जस्ट और फेयर वे से रह रहे थे। और फिर शूद्रास थे जो लेबरिंग कास्ट थे, एंटी शूद्रास थे जो अनटचेबल थे, और वो ना चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कर रहे थे। द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपेगेट कास्ट इक्वालिटी, और जो सत्य शोधक समाज फुले स्टार्ट किए थे वो ना कास्ट इक्वालिटी को लेके बोल रहे थे, ठीक है। 1873 में ना फुले रॉट किए थे बुक गुलामगिरी, उसका मीनिंग था स्लेवरी, गुलामगिरी उसका मीनिंग था स्लेवरी। 10 years before this, American Civil War had been fought leading to the end of slavery in America, और इससे 10 साल पहले ना अमेरिकन वॉर हुआ था जिसमें अमेरिका को स्लेवरी से मुक्त किया गया था। फुले डेडिकेट किए थे इसके बुक को ऑल दोज अमेरिकन हु फॉट टू फ्री स्लेव्स, दस स्टेबलाइजिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। तो वो ना बता रहे थे कि ब्लैक स्लेव्स के साथ जैसे अमेरिका में होता है ना वैसे ही लो कास्ट के साथ इंडिया में होता है, तो वो लिंक कर रहे थे इस चीज को। और फिर वो एग्जाम्पल में शो किए कि फुले एक्सटेंड किए हैं क्रिटिसिज्म जो कास्ट सिस्टम का आर्ग्यू किया जाता था ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी को लेके, और ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, द मिस्ट्रीज ऑफ द लेबर्स एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ द लो कास्ट। और वो ना बहुत ज्यादा ये थे कि अपर कास्ट वुमेन के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, मिस्ट्री जो किया जा रहा है लेबर्स के साथ, और ह्यूमिलिएशन जो लो कास्ट के साथ किया जा रहा है लो कास्ट के साथ। और ये मूवमेंट जो था कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन द 20th century by other great Dalit leaders like B.R. Ambedkar, the Western India, and E.V. Ramaswamy Naicker in the South। और ना ये ना बहुत दूर तक चला, जैसे कि बहुत आगे तक चला 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर के द्वारा वेस्टर्न इंडिया में और E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा साउथ में भी। Who could enter temples? देखो जो अम्बेडकर थे वो बोर्न किए थे महर फैमिली में, उनके चाइल्ड एक्सपीरियंस करे थे ये प्रीजुडाइज एवरी डे, ठीक है, लाइफ में। और वो फोर्स किए जाते थे कि क्लासरूम के बाहर बैठे ग्राउंड में, और फिर उनको ना ड्रिंक करने का भी टैप्स के पानी से जिससे अपर कास्ट के बच्चे यूज करते हैं उनको नहीं था, उस चीज का अलाउड था। जैसे ही वो अपने स्कूल कंप्लीट किए वो अपने फेलोशिप के साथ ना यूएस गए हायर स्टडी के साथ, और जैसे वो रिटर्न हुए 1990 में वो ना एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, वो ना उनके खिलाफ हुए कि अपर कास्ट के खिलाफ जो वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में अपना पावर जो दिखा रहे थे। 1927 में अम्बेडकर स्टार्ट के टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उसमें ना महर कास्ट के फॉलोवर जो थे पार्टिसिपेटेड। ब्राह्मण प्रीस्ट वेयर आउटरेज्ड व्हेन द दलित्स यूज वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक, और वो ना ब्राह्मण प्रीस्ट में बहुत ज्यादा आउटरेज हो गए थे जब दलित जो थे वो टेम्पल के टैंक से पानी पीने लगे थे। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। अम्बेडकर
3 मूवमेंट चलाए थे टेम्पल एंट्री का 1927 से 1935 के बीच में। और एवरीवन जो थे ना वो पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइज विद इन सोसाइटी, उनको हर सबको पावर जो प्रेजुडाइज था कास्ट को लेके उनको हटाना था। ठीक है, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चला था अर्ली 20th सेंचुरी में, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये इनिशिएटिव था जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के द्वारा जो अक्वायर्ड कर रहे थे एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस को। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वेयर हायर ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ हु वेयर कंक्यूर्ड सदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, द इंडिजीनियस द्रविडन रेसेस। तो वो बताए थे कि आर्यन फॉरनर है, यहाँ के है नहीं, इंडिजीनियस से वो सब ना सब कुछ कब्जा कर रहे हैं। वो चैलेंज कर रहे थे ब्राह्मणिकल क्लेम्स को, उनके पावर को। ठीक है, ईवी रामास्वामी नाइकर, देखो ये है वो जो ने वो पेरियार, उनको पेरियार भी कहा जाता था। वो ना मिडिल क्लास फैमिली के थे। ठीक है, और फिर इंटरेस्टिंगली ही वाज एन एशिएटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड स्टडी संस्कृत स्क्रिप्चर केयरफुली। और वो ना एशिएटिक थे और संस्कृत स्क्रिप्चर पढ़े हुए थे। ठीक है, और लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और उनके बाद ना वो कांग्रेस के मेंबर बने और लीव कर दिए थे क्योंकि ना वो ना ऑर्गेनाइज बाय नेशनलिस्ट, फीस जो ऑर्गेनाइज किया था नेशनलिस्ट के द्वारा, और सीटिंग अरेंजमेंट जो किया जा रहा था कास्ट डिस्टिंक्शन के खिलाफ, तो उसके लिए ना वो ना लोअर कास्ट वेर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। उसमें ना जब कांग्रेस के मेंबर बन भी रहते ना तो लोअर कास्ट को भी ना कांग्रेस में भी ना दूर करके बैठाया जाता था अपर कास्ट से। ठीक है, तो वो चीज वो देख के ना उनको बहुत खराब लगा और उनको ना इस चीज को छोड़ दिए, उन ग्रुप को छोड़ दिए और कन्विंस करने लगे कि अनटचेबल को अपने फाइट करने के लिए अपनी डिग्निटी को, और पेरियार ना फाउंड के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को, ठीक है, और वो आर्ग्यू किए कि अनटचेबल न ट्रू अप होल्डर है और ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के, और सब्जुगेट्स है ब्राह्मण। ठीक है, ही फील्ड दैट द ऑल रिलीजन ऑथोरिटीज सो सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। तो ना वो बता रहे थे कि ना वो जो रिलीजियस ऑथोरिटीज है, सोशल डिवीजन वो बना है, इनइक्वालिटी वो बना है, गॉड गिवन है नहीं है ये सब चीज। ठीक है, अनटचेबल हैड टू फ्री फॉर देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। अनटचेबल ना फ्री है उनमें, तो इसलिए ना वो चाहे तो सोशल इक्वालिटी पा सकते हैं हर रिलीजन के। ठीक है, पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक्स ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर, और वो हाँ हिंदू स्क्रिप्चर के ना क्रिटिक्स भी करते थे। ठीक है, जैसे कि मनु को लेके, वो चाहे एंशिएंट लॉ गिवर जो थे भगवत गीता और रामायण को लेके। ही सेड दैट दिस टेक्स्ट हैड बीन स्टेबलाइज द ऑथोरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट एंड डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन। और ये सब टेक्स्ट ये बता रहा है कि वो बताते हैं कि ये सब टेक्स्ट ये बता रहा है कि ना मैन सुपीरियर है वोमेन से और लोअर कास्ट ना से सुपीरियर है ब्राह्मण्स। ठीक है, तो इस चीज को वो नहीं एक्सेप्ट करते थे और उनका जो असर्शन था ना डिड नॉट गो अनचैलेंज, उनका अनचैलेंज नहीं गया। ठीक है, और वो फोर्सफुल स्पीच राइटिंग और मूवमेंट लोअर कास्ट लीडर को, ताकि वो रीथिंक कर सके, सेल्फ क्रिटिसिज्म कर सके अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर के खिलाफ। ठीक है, बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा एंड द भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ एंड द एसोसिएशन लाइक ब्राह्मण सभा इन बंगाल। पर जो अपर कास्ट थे वो सब भी कुछ बनाए थे, जैसे सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल बनाए थे नॉर्थ में, और एसोसिएशन बनाए थे ब्राह्मण सभा का बंगाल में। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वेयर अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म, ताकि उन सब अपना ना अस्तित्व बना के रख सके। ठीक है, एंड दिखा सके कि ना स्क्रिप्चर का सैंक्टिफाइड, ठीक है, और स्क्रिप्चर को सैंक्टिफाइड किया जा सके। डिबेट एंड स्ट्रगल ओवर कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड एंड आर स्टिल गोइंग इन आवर ओन टाइम्स। और ये जो डिबेट है ना वो कॉलोनियल टाइम के बाद भी चलता गया और अभी भी स्टिल गोइंग ही है ये डिबेट कास्ट को लेके। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म्स, देखो ब्रह्मो समाज के बारे में। अब रिफॉर्म्स के लिए कौन कौन सा समाज आया था, तो ब्रह्मो समाज आया था जो 1830 में प्रोहिबिट करा था आइडोलेट्री और देखो ये ब्रह्मो समाज है। ब्रह्मो समाज ना फॉर्म किए गए थे 1830 में, सबसे पहला ब्रह्मो समाज है। ठीक है, जो प्रोहिबिट कर रहा था कि ना वो जो मूर्ति पूजा को और सैक्रिफाइस को, और वो बता रहे थे कि उपनिषद पे बिलीव कर रहे थे, और फॉरबेड इट्स मेंबर फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग ऑल द रिलीजन प्रैक्टिस, और वो बताए थे कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए जो गलत हो। और फिर ना वो आइडियल रिलीजन से के खिलाफ थे, और स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी लुकिंग एट देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन, और वो दिखाए थे नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन हिंदू और क्रिश्चियनिटी का। डोरिजियो और यंग बंगाल का
हेनरी लुइस विवेन डोरिजो जो थे, टीचर थे हिंदू कॉलेज के कलकत्ता के, वो ने 1820 में प्रमोट किए थे रेडिकल आइडियाज को और इनकरेज कर रहे थे अपने पुपिल को ताकि क्वेश्चन करे अली के ऑथोरिटी को, ठीक है, ऑल ऑथोरिटी को, सॉरी, रेफर टू एज यंग बंगाल मूवमेंट, और इसी को बोला गया था यंग बंगाल मूवमेंट। इसमें स्टूडेंट अटैक किए थे ट्रेडिशन और कस्टम को लेके, ठीक है, और डिमांड करे थे एजुकेशन वुमेन को लेके, और कैंपेन स्टार्ट किए थे फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन को लेके। रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और रामकृष्ण मिशन ना उन्हीं के आइडिया के हिसाब से बनाया गया था, सेल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। उसमें ये बताते हैं कि सेल्फलेस एक्शन किया जाना चाहिए और सोशल सर्विस किया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में जन्म लिए थे। उनका ना रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कंबाइन करते थे सिंपल टीचिंग श्री रामकृष्ण विथ हिज वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड देम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो ना रामकृष्ण से जो अपने टीचर से जो टीचिंग प्राप्त किए थे, वो ना मॉडर्न वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहते थे उस चीज को। और वो ना जो वर्ल्ड का पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो के बारे में जो 1893 में हुआ था, वहाँ पे न्यूयॉर्क में जो हर्ल रिपोर्टेड, वी फेल हाउ फुलिश इट इज सेंड मिशनरीज टू लर्न नेशन। Indeed, Swami Vivekananda was the first Indian in modern time who re-established the spiritual preeminence of the Vedant philosophy on a global scale. वो ना वेदांत फिलोसफी को ग्लोबल स्केल तक पहुंचाए थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। बट ना उसका जो मिशन था ना सिंपली टॉक ऑफ रिलीजन, वो ना रिलीजन के बारे में सिर्फ नहीं था, ठीक है, वो ना पॉवर्टी जो मिसचीफ होता था उनके बारे में था, जो कंट्री में होता था। वो ना बिलीव करते थे कि ना जो भी ना कपल कम सक्सेसफुल ओनली बाय अपलिफ्टिंग द कंडीशन ऑफ द मासेस। अगर एक ही चीज से ना सबका भला हो सकता है जब तक पूरे मास का भला ना हो, ठीक है। Therefore, his clarion call to the people of India was raised above the narrow confine of the religion of the kitchen and come together in the service of the nation। और ये बता रहे थे कि सिर्फ अपने अंदर तक का नहीं रखो कि ना हमको खुद के लिए कुछ करना है, वो पूरे नेशन के लिए जब तक आपका थॉट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, सर्विस टू द नेशन करने के लिए, ठीक है। और वो ना सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेसेंट नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया, वो ना बोल रहे थे कि सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन से कुछ नहीं होगा। हिज सेंस ऑफ नेशनलिज्म वाज हाउएवर नॉट नैरो इन इट्स कॉन्सेप्शन, उनका नैरो नहीं था कॉन्सेप्शन नेशनलिज्म को लेके, ठीक है। ही वाज कन्विंस्ड दैट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम फेसिंग द मैनकाइंड कुड ओनली बी ओवरकम इफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर ऑन इक्वल फुटिंग। जब तक सब ही नेशन इक्वल फुटिंग पे नहीं आएंगे तब तक पूरी तरीके से सारा प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। तो ना वो एक्सटोरेस कर रहे थे यूथ को ताकि वो यूनाइट हो जाए और कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज रखे, ठीक है। In his exploration, he became truly the symbol of new spirit and source of strength for the future। और इसमें ना वो ना न्यू स्पिरिट को लेके आए और सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बने फ्यूचर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रार्थना समाज। ये ना 1867 में बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। प्रार्थना समाज ना कास्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए बनाया गया था, एबोलाइज कर रहा था चाइल्ड मैरिज को भी, और इनकरेज कर रहा था एजुकेशन वुमेन के लिए, और बैन कर रहा था विडो रीमैरिज को, और बैन कर रहा था जो विडो इन ऑन एंड इन द बैन ऑन विडो रीमैरिज। हिज रिलीजियस मीटिंग ड्रू अपॉन हिंदू बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट, और इनका रिलीजियस मीटिंग था ना वो ना हिंदू बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट को पढ़ के ही हुआ था, ठीक है। द वेद समाज स्टेबलाइज किया गया था मद्रास चेन्नई में 1864 को। ये वेद समाज था, इंस्पायर था ब्रह्मो समाज से, और ये ना एबोलाइज कर रहा था कास्ट डिस्टिंक्शन को और प्रमोट कर रहा था विडो रीमैरिज को और वुमेन एजुकेशन को भी। और इट्स मेंबर बिलीव इन वन गॉड, और इनके जो मेंबर थे वो सब ना एक भगवान पे बिलीव करते थे और कंडेम करते थे सुपरस्टिचुअस एंड रिचुअल ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, और बता रहे थे कि जो रिचुअल और सुपरस्टिचुअस जो काम किया जा रहा है ऑर्थोडॉक्स हिंदू के द्वारा उनको ना वो उनके खिलाफ थे, ठीक है। फिर अलीगढ़ मूवमेंट, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था सैयद अहमद खान के द्वारा 1825 में अलीगढ़ में फाउंड किया गया था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम इनका लेटर पड़ गया, ठीक है। और उसके बाद में ये इंस्टीट्यूशन ऑफर किए मॉडर्न एजुकेशन को इंक्लूड किए वेस्टर्न साइंस को भी ताकि मुस्लिम के लिए। और जो अलीगढ़ मूवमेंट था इट वॉज नॉन एज एन इनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म, और ये एजुकेशनल रिफॉर्म में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाले थे ये चीज को, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट।
द सिंह सभा मूवमेंट, ये रिफॉर्म जो ऑर्गेनाइज किया गया था सिख्स के द्वारा। फर्स्ट सिंह सभा वेज फॉर्म्ड एट अमृतसर, और ये जो फर्स्ट हुआ था ये अमृतसर में फॉर्म किया गया था 1873 में, और उसके बाद लाहौर में 1879 में। ये सभा ना सिखिज्म के सुपरस्टिशियस कास्ट डिस्टिंक्शन और प्रैक्टिस सीन देम एज नॉन सिख सॉर्ट कर रहे थे कि नॉन सिख के द्वारा, ठीक है। दे प्रमोट एजुकेशन अमॉन्ग द सिख ऑफ्टन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद सिख टीचिंग, और उसके बाद ना ये ना मॉडर्न एजुकेशन को भी सिख टीचिंग में प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, सिख टीचिंग में। देखो ये है किसान कॉलेज अमृतसर का, खालसा कॉलेज अमृतसर का जो स्टेबलाइज किया गया था 1892 में, लीडर जो सिंह सभा मूवमेंट के थे, ठीक है। और ये सैयद अहमद खान है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।